कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करने के लिए पब्लिक से, आम जनता से आवेदन मांगती है। इसके लिए वो प्रॉस्पेक्टस जारी करती है, प्रविवरण जारी करती है। प्रविवरण न्यूज़पेपर में या आजकल जो मीडिया के अन्य सोर्सेस हो गए हैं, अन्य माध्यम हो गए हैं, उनके माध्यम से विज्ञापन में देती है। प्रविवरण में कंपनी के कौन डायरेक्टर हैं, कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी के बिजनेस क्या होंगे, उसका वर्किंग एरिया क्या होगा, ये सब डिटेल दिया रहेगा। और कंपनी उस कितने शेयर को जारी करती है ये दिया रहेगा। कंपनी अपने शेयर को जारी करने के लिए एक अंडरराइटर या जिसको हम ब्रोकर बोलते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में के माध्यम से कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कंपनी से अनुबंध करते हैं कि हम आपका ये अंश जारी करवाएंगे। अंडरराइटर, उनको कमीशन दिया जाएगा और कंपनी के शेयर वो बिकवाने का काम करते हैं। जिन लोगों को कंपनी के शेयर जारी करने होते हैं, खरीदने होते हैं, वो खरीदने के लिए एप्लीकेशन देते हैं और एप्लीकेशन के साथ उनको मनी जमा करनी पड़ती है। और मनी जो होगी वो किसी बैंक के थ्रू जमा की जाती है। कंपनी का बैंकर होगा, कौन बैंकर होंगे, कौन अंडरराइटर होंगे, ये सब प्रॉस्पेक्टस में विवरण में दिया रहेगा। एक डेट को, उसमें किस डेट से कंपनी एप्लीकेशन मांग रही है और उसकी लास्ट डेट क्या है, यानी ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट ये दी रहती है। उसके अंतर्गत जो है सारे के सारे एप्लीकेशन मनी जो है बैंकों में जमा होते हैं और सारा एप्लीकेशन जो है अंडरराइटर के पास पहुंच जाता है। उसके बाद जो है एप्लीकेशन मिलने के बाद कंपनी की अंश आवंटित किए जाते हैं। उसके लिए सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के हिसाब से, नियमों के हिसाब से ये जो बनाए गए हैं उनका आवेदन किया जाता है। अगर जिन लोगों को आवेदन नहीं किया गया उनको खेद पत्र के साथ या लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ एप्लीकेशन मनी वापस कर दी जाती। अगर जितने शेयर इशू किए गए हैं उससे कम आवेदन मिलते हैं तो बाकी शेयर जो है अंडरराइटर अपना परचेज करते हैं, जैसा कि टर्म्स और कंडीशन में मेंशन किया गया। तो अंशों के निर्गमन में जब एक मुश्त में रकम पाई जाएगी तो सारी रकम को हम एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं और बैंक के थ्रू मिलती है, इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, यानी बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। लेकिन चूँकि अलॉटमेंट साथ में किया जाता है इसलिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। और बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये क्रेडिट हो जाता है जितना रकम इनकी मिलती है। इसके बाद ये क्या करते हैं कि उसको ट्रांसफ़र करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में, यानी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन कभी कभी अंशों की रकम किस्तों में मांगी जाती है। जैसे 10 रुपये के शेयर हैं, 4 किस्तों में मांगी जाए, 4 बराबर की किस्तें हैं, 2 रुपये 50 पैसे, 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से ये किस्तें मांगी जाएंगी। तो पहली किस्त जो है एप्लीकेशन के साथ मांगी जाती है, उसका अमाउंट हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में लिखते हैं, यानी उसको हम अंश आवेदन राशि या अंश आवेदन राशि जो मिलेगी उसको अंश आवेदन खाता शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। इसके बाद जब आवंटन अलॉटमेंट हो जाता है, लोगों के पास नोटिस दी जाती है कि आप दूसरी इंस्टॉलमेंट दीजिए, तो उस इंस्टॉलमेंट को हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में लिखते हैं, अंश आवंटन खाते में क्रेडिट करते हैं और फिर उसके बाद इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में। यानी अगर 4 किस्तें हैं तो पहली किस्त आपको शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में लिखनी होगी, दूसरी किस्त जो है आपके शेयर अलॉटमेंट में लिखनी होगी, तीसरी किस्त बाकी जो बची है, तीसरी और चौथी किस्त, उसके लिए हम फर्स्ट कॉल, और पहले के लिए फर्स्ट कॉल और दूसरे के लिए सेकंड एंड फाइनल कॉल, इस तरीके से करते हैं। हालांकि वो तीसरी किस्त होती है लेकिन उसको हम फर्स्ट कॉल लिखते हैं।
सेकंड एंड फाइनल कॉल इसकी अंतिम किस्त होती है। मान लीजिए उसके आगे भी जाते हैं तो ये आपका आगे उसी हिसाब से बढ़ जाता है, लेकिन जनरली आजकल एक ही बार में पूरी रकम मांग ली जाती है। लेकिन चूँकि प्रैक्टिकली अगर आपको क्वेश्चन करने हैं, कोई एजुकेशन के हिसाब से क्वेश्चन करने हैं, तो जो इंस्टॉलमेंट मिलेगी उससे हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर सेकेंड एंड फाइनल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं जब मिलती है, और बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। और इसके बाद ये दोनों जो चारों अकाउंट होंगे, एप्लीकेशन अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट और आपका सेकेंड एंड फाइनल कॉल, इसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपके जो अंशों के निर्गमन होते हैं, अगर किस्तों में रकम पाई जाती है तो उसका लेखा हम कैसे करते हैं। कभी कभी अंशों के निर्गमन में जो एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, उसके लिए भी हमें एंट्री करनी होती है। वो शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट करते हैं और बैंक अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इस तरीके से होता है, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। क्योंकि ये शेयर इशू एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके डेफर्ड एक्सपेंसेस हैं, या एक तरीके से इसको कहिए आर्टिफिशियल असेट्स पहले के हुआ करती थी, जिनको बैलेंस शीट में हम लिखते थे। लेकिन अब जो है कंपनी एक्ट 2013 बन जाने के बाद इनको हम क्या करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस करके लिखते हैं। जैसे अब हमने कहा कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, तो उसमें से जो कैपिटल प्रॉफिट होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे। किसको माइनस कर देंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, या शेयर इशू एक्सपेंसेस को माइनस करके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। लेकिन अगर नहीं कुछ दिया गया है, रिजर्व एंड सरप्लस में कोई अमाउंट नहीं है, तो ये अनएमोर्टाइज्ड का मतलब जिसको हम अभी राइट ऑफ नहीं कर चुके हैं, नहीं कर पाए हैं, वो अनएमोर्टाइज्ड के रूप में हम क्या करते हैं कि दिखाते हैं। ये नॉन अदर करंट एसेट्स के अंतर्गत, जहाँ रिजर्व एंड सरप्लस जब बैलेंस शीट में अवेलेबल हो जाएगा तो उसमें हम इसको माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको अंशों के निर्गमन किस प्रकार से किए जाते हैं, किस प्रकार से एंट्री की जाती है, वो उसके अलावा बाकी जो इससे रिलेटेड हैं वो आगे की वीडियो में आप देखेंगे। आप हमारे बातें अगर समझ में आई हैं तो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू जी।